गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट के सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूरे वीक के हैं आपके क्वेश्चंस, यानी हम लोग पूरे वीक में एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ते हैं और आज केवल और केवल हम लोग केवल MCQs देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ, देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। दक्षिणी राज्य जोहर के उस अरबपति का नाम बताइए जिसे 31 जनवरी को मलेशिया का 17वां राजा नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिया गया है ए टुंकु इस्माइल इद्रिस, बी डैनिश मोहम्मद अब्दुल्ला, सी खलसूम बिनती अब्दुल्ला एंड डी सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में और भी जो क्वेश्चंस किस प्रकार से बन सकते हैं या बनने की संभावनाएं हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 17वां राजा पूछा गया है एक, दूसरा कहाँ के हैं, जोहर के हैं, और किस देश के हैं, मलेशिया के हैं। यहाँ से भी आपके जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पूछे जा सकते हैं इन प्लेस ऑफ दिस। ओके, नाउ मलेशिया को लेकर के एक इंफॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा कि मलेशिया ने 30 डेज के लिए 1 दिसंबर से चीन और भारत इन दोनों देशों के लिए निःशुल्क वीजा जारी किया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग यानी SFC 16th फाइनेंस कमीशन, ओके, इसके कितने सदस्यों की नियुक्ति किया गया है? ऑप्शन दिया गया है A 3, B 4, C 5 एंड D 6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। 4 का मतलब हो गया यहाँ पर 3 आपके क्या हो जाएंगे? पूर्णकालिक सदस्य और 1 होगा आपका अंशकालिक सदस्य। अंशकालिक सदस्य यानी पूर्णकालिक सदस्य में देखा जाए तो कौन कौन है? A.N. झा, सेकंड हो जाएंगे एनी जॉर्ज मैथ्यू, एनी जॉर्ज मैथ्यू सेकंड मेंबर, एंड थर्ड है आपका निरंजन राजा अध्यक्ष, निरंजन राजा अध्यक्ष। ओके, नाउ एंड बोला जाए कि अंशकालिक सदस्य कौन है, एक इसमें अंशकालिक सदस्य कौन है, तो क्या हो जाएगा? सौम्य कांति घोष। ओके, ये इसके हो गए अंशकालिक सदस्य। अब बात आती है 16th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगाड़िया, यानी यह पहले क्या थे? नीति आयोग के, ये पूर्व नीति आयोग के क्या थे? ये उपाध्यक्ष रह चुके हैं अरविंद पनगाड़िया। इसके अलावा अरविंद पनगाड़िया नाउ ये उनके चेयरमैन हो गए। अगर पूछा जाए यहाँ पर कि सचिव कौन है, सचिव कौन है इसके, तो ऋत्विक पांडे एंड 16th फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट कब सौंपेगा? 31 अक्टूबर 2025। 31 अक्टूबर 2025 को क्या करेगा? ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। तो इस इंफॉर्मेशन का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 2027 से अगले 5 वर्षों के लिए राज्य एवं भारत और राज्यों के बीच क्या करेगा? भारत संघ राज्य के बीच करों का बंटवारा करेगा ये, ठीक है। तो ये 2027 से अगले 5 वर्षों के लिए होगा, लेकिन रिपोर्ट कब सौंप रहा है? 31 अक्टूबर 2025। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? सरकार ने मोबाइल फोन घटकों पर आयात शुल्क 15% से घटाकर डैश कर दिया गया है। A 12%, B 13%, C 11% एंड D 10%। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10%। वर्तमान में क्या हो गई है? मोबाइल जो रेट है इसकी कम हो जाएगी, है ना, मोबाइल की दाम जो है उसकी रेट जो है कम हो जाएगी। भारतीय तट रक्षक दिवस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1967, 1987, 1957 एंड 1977। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, चाहे तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। वैसे अभी फर्स्ट फैब को क्या सेलिब्रेट किया गया था? भारतीय तट रक्षक दिवस जो है सेलिब्रेट कब किया गया? 1 फैब। इसकी स्थापना कब की गई है? D 1977 यानी 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत और ओमान ने मस्कट में संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक आयोजित की। A 10th, B 11th, C 12th, D 13th। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 12th हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? 12th। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बोला गया है कि ओमान के मस्कट में किया गया है, ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो भारत और ओमान के बीच में जो आपके रिलेशन रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल रिलेशन इन दोनों के बीच में भारत और
मान के पॉलिटिकल रिलेशन की अगर बात की जाए तो कब स्टार्ट किया गया? 1955 में। इनके बीच स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है यानी रणनीतिक साझेदारी की बात की जाए तो कब स्टार्ट हुई स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप? यह 2008 में स्टार्ट किया गया। इसके अलावा ओमान की एक बैंक है सेंट्रल बैंक, कहाँ की है? ओमान की है। ओके, सेंट्रल बैंक। और किसके बीच में? तो भारत की कौन सी है? NPCI। इन दोनों के मध्य क्या किया गया है? समझौता किया गया, यानी MOU इन दोनों के मध्य किया गया। नाउ अनदर इंफॉर्मेशन एक और देख लेते हैं। 2022 में अगर कच्चे तेल का निर्यात, ओमान के कच्चे तेल का निर्यात है ना, कच्चे तेल निर्यात कहाँ का? ओमान का। इसमें देखा जाए तो भारत क्या है? इसका दूसरा सबसे बड़ा, भारत क्या है? दूसरा सबसे बड़ा बाजार। कच्चे तेल निर्यात में भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखेंगे। नाउ इसके अलावा एक अनदर इंफॉर्मेशन जो मैंने क्लास में बताया था कि नीदरलैंड में क्या किया गया है? नीदरलैंड ओके, यहां आपके अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH का 5S ओके, 5S यानी महिला विश्व कप, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ओमान के मस्कट में। महिला विश्व कप, इसका आयोजन ये कहाँ किया गया? ओमान के मस्कट में, जिसमें इसने भारत को हराया था। कितने रन से? 7-2 से इसने भारत को हराया था। इसको ध्यान रखिएगा। नीदरलैंड को लेकर के एक और इंफॉर्मेशन कि नीदरलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला यह पूरी दुनिया में प्रथम देश है, या हम कह सकते हैं कि यूरोपियन कंट्री में प्रथम देश कौन सा आ जाएगा? नीदरलैंड हो जाएगा। दोनों इंफॉर्मेशन क्या है? सही है। अगर पूछा जाए कि दक्षिण एशिया में कौन सा देश है तो यह हो जाएगा आपका नेपाल, और केवल एशिया में पूछा जाए तो ताइवान हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने अपनी रामसर साइटों की सूची में 5 और आर्द्र भूमियां जोड़ी हैं। भारत में अब रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि रामसर साइट, तो हमें यहाँ पे किन किन वर्ड्स को ध्यान देखना है कि रामसर साइट, फर्स्ट तो पहले रामसर साइट को देखें, ध्यान देंगे कौन कौन सी है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि भारत में अब रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? 75, 80, 85, 90, तो ये हो जाएगा बी आंसर 85। अब तक 75 थे, अब लेकिन 5 और जोड़ दिया गया, उससे हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे रामसर किसे बोला गया? रामसर साइट क्या होता है? तो ईरान का यह एक शहर है रामसर, ईरान का एक शहर, ठीक है। रामसर यहां पर क्या किया गया था? इस जगह 2 फेब 1971 में यहां पर एक कन्वेंशन हुई थी। ओके, एक कन्वेंशन किया गया, इसलिए इस स्थान में होने के कारण ही इसे रामसर साइट दे दिया गया। कन्वेंशन किया गया तो वहां पर कन्वेंशन में मुद्दा क्या रखा गया कि हमें क्या करना है? आर्द्र भूमियों का, रामसर साइट में क्या रखा गया कि आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है। आर्द्र भूमियों का संरक्षण एवं विवेकपूर्ण उपयोग, एवं प्लस विवेकपूर्ण उपयोग करना है ना, विवेकपूर्ण तरीकों से उपयोग करना है, उपयोग ये करना है, ठीक है। ये हो गया रामसर जो साइट या कन्वेंशन किया गया, उसमें ये एक कह सकते हैं ओवरऑल एक इस मुद्दे के साथ इसको प्रारंभ किया गया। अब बात आती है कि सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल है कौन सा? तो सबसे बड़ा आर्द्र भूमि कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा आर्द्र भूमि कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन कहां पर है? यह पश्चिम बंगाल में। यह सबसे बड़ा आर्द्र भूमि हो गया, तो इसके संरक्षण करना है, किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाए, ये चीज हो गई। अब बात आती है कि सबसे अधिक, अगर देखा जाए भारत में सबसे अधिक आर्द्र भूमि कहाँ है? भारत में सबसे अधिक रामसर कहां पर है? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु कितने हैं टोटल? 16। और उसके बाद कौन सा है? ये फर्स्ट पोजीशन पर है क्योंकि सबसे अधिक है। और इसके बाद आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उसके बाद कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश, जहां पर कितने हैं? ओवरऑल 10 है। तो ये हो गई बात रामसर को लेकर के। अब हम लोग चलते हैं कि बोला गया है कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी है। तो इसमें देख लेते हैं कितनी संख्या है इसकी कुल। तो इसकी कुल संख्या
80 तो है ही, और 80 में जो 5 जोड़ा गया है, चूंकि 75 थे तो 5 जो जोड़ा गया है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले लिखें कर्नाटक का। ओके, सबसे पहले कर्नाटक के 3 स्थल हैं जिनको इस साल जोड़ा गया है, कौन कौन सा है। तो कर्नाटक का स्थल का नाम आ जाएगा, सबसे पहले लिखें मगदी कोरे। ओके, मगदी कोरे, मगदी कोरे संरक्षण रिजर्व। ओके, ये एक साइट हो जाएगी, संरक्षण रिजर्व। इसके अलावा मगदी अंक समुद्र, अंक समुद्र क्या हो जाएगा, यह पक्षी संरक्षण रिजर्व। इसके अलावा अघनाशनी, अघनाशनी मुहाना, अघनाशनी मुहाना, यह एक रिजर्व हो गया। नाउ इसके अलावा ये तो हो गया कर्नाटक के। अब हम लोग देख लेते हैं तमिलनाडु का कौन कौन सा है। तमिलनाडु, तमिलनाडु को कौन कौन सा है, तो 2 नाम ध्यान रखिएगा तमिलनाडु के। एक हो जाएगा कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य। ओके, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन। ओके, ये हो गए आपके ओवरऑल रामसर साइट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जय शाह को लगातार किस कार्यकाल के लिए एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है ए दूसरे, बी तीसरा, सी चौथा एंड डी पांचवा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे कार्यकाल के लिए। किसको, जय शाह को। जय शाह को लेकर के एक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, सबसे फर्स्ट अमित शाह के बेटे हैं, और दूसरा इन्फॉर्मेशन की जय शाह बीसीसीआई के क्या है, यह सचिव है, बीसीसीआई के सचिव जैसा यानी सेक्रेटरी। बीसीसीआई का अगर सचिव ये है और पूछा जाए कि चेयरमैन कौन है तो क्या होगा, रोजर बिन्नी, है ना, रोजर बिन्नी। चलिए ठीक है। नाउ अब बात आती है एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है कोलंबो, कोलंबो यानी श्रीलंका। ठीक है ना। इसमें चूंकि क्या बोला गया है, परिषद है, तो परिषद का मतलब होता है कि यह कुछ इसके देश होंगे जो इसमें शामिल होंगे, उसके मेंबर होंगे, यानी यह 25 सदस्य देशों का संघ है। कितने, तो 25 सदस्य देशों का क्या यह संघ या परिषद है, 25 का, है ना। एसीसी जो किसके अंतर्गत आता है, यह आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अधीनस्थ है। किसके अधीनस्थ है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। जिसके चेयरमैन कौन है, तो ग्रेग बार्कले जिसका चेयरमैन है। चेयरमैन कौन है, ग्रेग बार्कले। तो इस इंफॉर्मेशन को भी ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस बैंक को 29 फरवरी के बाद सभी जमा और क्रेडिट लेन देन को रोकने का निर्देश दिया है। ए पेटीएम पेमेंट्स बैंक, बी एयरटेल पेमेंट्स बैंक, सी जियो पेमेंट बैंक एंड डी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इसमें केवल और केवल आपको क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चंस में केवल इसमें आंसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नाउ वैज्ञानिकों ने भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र से कंगारू छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की है। पूर्वी घाट, सुंदरबन डेल्टा, पश्चिमी घाट, उत्तर पश्चिमी हिमालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट। किसकी खोज की है, कंगारू छिपकली की। और किस जाति की है, किस प्रजाति की, तो यहाँ पे एक नाम आप लोग और लिखेंगे, अगस्त्य, अगस्त्य गामा, ओके एडिज। क्या नाम है, अगस्त गामा एडिज। ठीक है, इससे संबंधित अगस्त गामा एडीज यहां मेंशन होगा। इसके अलावा यह उत्तरी कंगारू छिपकली, या आप इसको लिख सकते हैं उत्तरी कंगारू छिपकली। ये किस परिवार से, ये किस परिवार से इसका संबंध है, इसका संबंध हो जाएगा अगामिडे, 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 हाँ अगामिडे परिवार से संबंधित है। ठीक है, अगामिडे परिवार से इसका संबंध है इस कंगारू छिपकली का। इसकी एक खासियत यह है कि यह अन्य छिपकली की तरह क्या है, ये नहीं पेड़ों पे नहीं चढ़ सकती है। अन्य छिपकली की तरह यह पेड़ों पर नहीं चढ़ सकती है। ठीक है, पेड़ों पर नहीं चढ़ सकती है। ओके, इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले ही पश्चिमी घाट से एक तितली की भी प्रजाति खोजी गई थी। किसकी, तितली की भी प्रजाति जो है खोजी गई थी पश्चिमी घाट से। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सरकार ने सार्वजनिक वितरण योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना AAY परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी की योजना को डैश तक बढ़ा दिया है। A 2028, B 2029, C 2025 एंड D 2026। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2026। चलिए देखते हैं सबसे पहले सार्वजनिक वितरण योजना, या जिसे बोला जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड स्कीम, ठीक है, PDS, और इसी के तहत अंत्योदय अन्न योजना जिसे प्रारंभ किया गया था 2000 में, और ये कहाँ से किया गया था? राजस्थान से, जिसका उद्देश्य क्या था? भूखमरी को समाप्त करना। और इसके तहत जो बेसिक एक खाद्य वस्तुएं आती है जिसकी उपलब्धता सभी को होनी चाहिए, हम सभी के लिए जरूरत है, क्या क्या? गेहूं हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गई, मिट्टी का तेल, जो कि अब तो खैर मिट्टी के तेल की नहीं है, अब तो ये बंद कर दिया गया है, लेकिन जो अन्य वस्तु जिससे कि यह समाज के सभी वर्गों को यह प्राप्त हो सके, इसी के लिए क्या किया गया था? PDS के तहत, ये जो PDS लाई गई और इसके तहत अंत्योदय अन्न योजना को 2000 में लागू किया गया था, लॉन्च किया गया था। अब बात की गई कि चीनी सब्सिडी की योजना को डैश तक बढ़ा दिया गया, तो इसे 31 मार्च तक इसे बढ़ा दिया गया है 2026 तक, जिसके तहत अब ये योजना कितनी दी जा रही है? 18 रुपए 50 पैसे पर केजी, और इससे कितना को फायदा होगा? 1.89, लगभग इतने करोड़ परिवारों को क्या होगा? फायदा मिलेगा, इतने करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। ये हो गई आपकी ओवरऑल। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 2024-25 के लिए यूनेस्को टैग के लिए भारत का नामांकन मराठा सैन्य परिदृश्य होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है, मराठा सैन्य परिदृश्य का नामांकन प्राकृतिक स्थलों की श्रेणी में है, सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को समझे उसके बाद इसका आंसर करते हैं, ठीक है। नाउ यूनेस्को टैग के लिए क्वेश्चन बोला गया है, यूनेस्को टैग के लिए यूनेस्को की बात की गई, यूनेस्को जिसके तहत टोटल कितने हैं? 42 आपके विश्व विरासत स्थल हैं, विश्व विरासत स्थल, ठीक है, जिसमें आपके देखा जाए तो 34 इसमें क्या है? सांस्कृतिक स्थल है, 34 सांस्कृतिक स्थल, 7 इसमें प्राकृतिक स्थल हो गए, और एक इसमें क्या हो गया? मिश्रित स्थल हो गया, मिश्रित स्थल, ठीक है। अब यूनेस्को की स्थापना कब की गई? 16 नवंबर 1945। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, ओके। नाउ अब यहाँ क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत का नामांकन मराठा सैन्य परिदृश्य में होगा, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, इसका नामांकन प्राकृतिक स्थलों, ये गलत हो गया, क्योंकि यह प्राकृतिक स्थल में ना होकर किस में आता है? यह सांस्कृतिक संपत्ति में, सांस्कृतिक संपत्ति में, ओके। और बात की जाए अगर मराठा, तो मराठा का रीजन कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में आपके देखा जाए तो कितने? 6 यूनेस्को स्थल है, 6 यूनेस्को के द्वारा नामित स्थल है, जिसमें से 5 आपके क्या हो गए? सांस्कृतिक स्थल, और 1 आपका प्राकृतिक स्थल हो जाएगा। तो यह मराठा सैन्य प्रदेश, ये क्या होगा? स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, यानी आंसर हमारा केवल एक सही होगा, क्योंकि किस में आता है? सांस्कृतिक स्थल में आ जाएगा। नीदरलैंड ने डैश को हराकर FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का उद्घाटन संस्करण जीता। ऑप्शन ए पोलैंड, बी दक्षिण अफ्रीका, सी भारत, डी ऑस्ट्रेलिया। हम लोगों ने इस क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिया है, इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत होगा। हम लोगों ने अभी भी जस्ट डिस्कस किया था। मनुष्य में पहली ब्रेन चिप किस कंपनी द्वारा प्रतिरूपित की गई है? हॉप्टिक, कैल्टेंटेक, अविशो, न्यूरोलिंक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूरोलिंक। चलिए अब बोला गया है मनुष्य में, हमने उस पर काफी डिस्कस किए थे कि ब्रेन चिप, जिस ब्रेन चिप में अगर बात की जाए इस ब्रेन चिप की, तो इसमें मोर देन कितने? मोर देन 1000 इसमें क्या लगे हुए हैं? इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। नाउ अब इसके मेन अगर देखा जाए तो इस किस कंपनी का है? न्यूरोलिंक। और न्यूरोलिंक किसकी है? एलन मस्क की, एलन मस्क, एलन मस्क की कौन सी कंपनी है? न्यूरो टेक्नोलॉजी। कौन सी है? न्यूरो टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इस न्यूरो टेक्नोलॉजी की कंपनी कौन सी है? न्यूरोलिंक, ठीक है। नाउ अब एलन मस्क जो किसके हैं, किसके मालिक हैं? स्पेस एक्स के, स्पेस एक्स जिसे पूर्व में ट्विटर भी कहा गया है ना, एंड टेस्ला, इन सभी के क्या है? बॉस है। और भारत के क्या हैं ये? दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे अमीर व्यक्ति, ठीक है।
तो ये तो हो गई एलन मस्क को लेकर के। इन्होंने अब किसका बताया है कि ये जो बता रहे हैं कि चिप अगर इसको दिमाग में फिट कर दिया जाए, ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, तो आपकी लकवा जिसके कारण मनुष्य के जिस पार्ट पे भी पैरालिसिस होता है वो शून्य हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मोबाइल चला सकता है। लकवा पेशेंट भी मोबाइल को यूज कर सकता है, ठीक है। कोई अगर नहीं सुन पा रहा है कानों से तो वो सुन भी सकता है इन फ्यूचर। अगर किसी की रोशनी नहीं है आंखों की तो इन फ्यूचर वो देख भी सकता है। तो ये सभी इसके फीचर्स जो हैं इसमें हो सकते हैं। और तो और ये भी बात की जा रही है, एलन मस्क के द्वारा स्टेटमेंट है कि इसमें बहुत जल्दी ही एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भी उपयोग इसमें किया जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन डैश द्वारा किया गया। केपी एनर्जी लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, सी जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड एंड टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोला गया भारत की सबसे बड़ी ये हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है। हरित हाइड्रोजन का मतलब होता है 0% कार्बन एमिशन। ओके, कार्बन एमिशन। और कार्बन एमिशन जहां भी आए इसका मतलब जरूर है कि यहाँ पर सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा आंसर क्या है? टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, यानी जिसे पहले क्या बोला जाता था? टेहरी हाइड्रोजन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, ये हो गया। नाउ अब क्या बोला जा रहा है? इसके तहत अगर आप देखेंगे 1 मेगावाट, ठीक है, अगर आप किसका यूज कर रहे हो? रूफ सोलर प्लांट के अगर इनपुट एनर्जी का यूज किया जा रहा है, इनपुट एनर्जी दिया जा रहा है, तो इससे पर डे कितना प्रोड्यूस कर सकते हो? पर डे 50 kg ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है। इतना प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो यह एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि बहुत ही एक बड़ा बेनिफिशियल, इसलिए इसको बोला गया है कि भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है। क्या बोला गया है? भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने जीडीपी के विकास पूर्व अनुमान को 6.3% के पिछले पूर्वानुमान की तुलना में बढ़ाकर डैश कर दिया है। ए 6.7%, बी 6.9%, सी 7.1%, डी 7.5%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 6.7%। IMF यानी इसका देखा जाए तो कहां पर इसकी हेडक्वार्टर है? 1945 में स्टैब्लिश्ड हुआ है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर रेपो रेट कितनी है। अगर रेपो रेट पूछा जाए वर्तमान में कितनी है, तो ये हो जाएगा आपका करीब 6.5%। रिवर्स रेपो रेट अगर पूछा जाए कितना है? 3.35%। CRR कितना है? 4%। SLR कितना है? 18%। बैंक रेट प्लस MSF कितना है? बैंक रेट प्लस MSF ये कितना है? तो यह हो जाएगा आपका करीब करीब 6.75%, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य अनुमान, जैसे IMF कितना बताता है जीडीपी। ओके, IMF को देखना है। IMF जैसे हम लोगों ने देखा कि 6.7% बता रहा है जीडीपी। वर्ल्ड बैंक का देखेंगे। जनरली होता क्या है कि वर्ल्ड बैंक और IMF इन दोनों के रेशियो सेम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी आप कब देखेंगे? 1945 में, और इसकी हेडक्वार्टर भी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। अगर ब्रिटेन वुड्स का नाम लिया जाए तो 1944 में स्थापना जरूर हुई थी, लेकिन इसका क्रेडिट 1945 में स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा RBI कितना बता रहा है? ADB कितना बताता है? फिचिंग रेट्स कितनी बता रही है? तो ये कुछ है इससे संबंधित जिसका ध्यान देना है। नाउ इसके अलावा हाँ एक और आती है कि आर्थिक समीक्षा कितना बता रहा है? आर्थिक समीक्षा ये कितना बता रहा है? तो कुछ यहाँ पर हम लोगों को जीडीपी को भी देख लेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 30 जनवरी को नई दिल्ली में राज्यों के सहकारी समिति यानी RCS और कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी ARDB,
यानी क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक के रजिस्ट्रार ने क्या किया है, कार्यालयों में एक कंप्यूटरीकरण योजना का मतलब होता है सभी चीजों में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाना, ताकि अब किसी को जो मेन लाभार्थी है उसे उसका हक मिल सके। तो किसके द्वारा योजना शुरू की गई है, पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एंड उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो राष्ट्र क्या होगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वैसे भी इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया गया है सहकारी समिति, और में सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह है। भारत ने वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में कौन सा स्थान हासिल किया है, 98, 93, 67, 103। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 93। बी इज योर राइट आंसर। भ्रष्टाचार सूचकांक जिसे जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ओके, नाउ इसके द्वारा अगर देखा जाए तो इस पूरे सूचकांक में कितना है भारत की रैंकिंग, भारत कितना है 93, तो इसकी रैंक हो गई, स्कोर हो गया इसका 39 स्कोर हो गई। ओके, चलिए अब बात की जाए कि इसमें जो स्कोरिंग की जाती है वो 0 से लेकर के 100 तक की जाती है, इसका पैमाना है। 0 का मतलब होता है सबसे खराब यानी सबसे भ्रष्ट, सबसे भ्रष्ट, और 100 का मतलब होता है सबसे बेहतर। ठीक है, तो इन सबों में सबसे बेहतर कौन सा है, डेनमार्क नंबर 1 पर है। लगातार 6 सालों से डेनमार्क नंबर 1 पर बना हुआ है। लगातार कितने 6th टाइम ये टॉप पर बना हुआ है। सेकंड पोजीशन पर आपका फिनलैंड है, थर्ड पर आपका न्यूजीलैंड है। थर्ड पर कौन सा है, न्यूजीलैंड है, तो इसको ध्यान रखना है। नाउ इसके अलावा सबसे लास्ट, टोटल इसमें 180 देशों को लिया जाता है, सबसे लास्ट देश कौन सा है, यमन हो जाएगा सबसे लास्ट। क्लियर। इसके अलावा हम लोग और क्या देखना है कि लास्ट ईयर भारत की रैंकिंग क्या थी, यानी 2022 में कितनी थी, 2022 में इसकी रैंकिंग 85th थी और स्कोर था 40। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने, केंद्र सरकार ने कितने शहरों को भिखारी मुक्त बनाने के लिए पहचान की है, A23, B21, C43 एंड D30। तो राइट आंसर हो जाएगा 30। और किस मंत्रालय के द्वारा है, तो यह हो जाएगा आपका, कौन सी मंत्रालय आ जाएगी यहाँ पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। कब तक किया है इसने, कब तक मुक्त करेगा ये, तो यह करेगा आपका 2026 तक। वैसे इसके मंत्री कौन है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इसके मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट जारी की, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में 718 हिम तेंदुए मौजूद हैं, लद्दाख में 477 हिम तेंदुए पाए गए हैं, जबकि उत्तराखंड में 124 हिम तेंदुए पाए गए हैं। सही कोड चुने, केवल 1, केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में सबसे कम हिम तेंदुए पाए गए हैं, संख्या केवल 9 है, इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जहाज को 29 जनवरी को विशाखापत्तनम में सेवा मुक्त कर दिया गया है, INS कुंभीर, INS कलवरी, INS ताबर, INS निरूपक। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, INS निरूपक को किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको लेकर के इसे शामिल कब किया गया था, 14 अगस्त 1985 में इसे शामिल किया गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कंपनी को 24 जनवरी 2024 को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI से प्राधिकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? स्विगी पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जोमेटो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, डेंजो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्लिंकिट पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने कहा था कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए केवल आंसर देखें और क्वेश्चन से आगे बढ़े। भारत अमेरिका के लिए पर्यटकों का डैश सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पांचवा। किसके लिए है, पर्यटकों के लिए। वैसे भारत और अमेरिका के बीच में जो अभ्यास किए जाते हैं वो किस नाम से जाना जाता है, ब्रज प्रहार। और कहां पे किया गया है इस साल, मेघालय के उमरोई में। कौन सा एडिशन था, यह इसका 14th एडिशन रहा है, 14th एडिशन। यह कब स्टार्ट किया गया था, यह स्टार्ट किया गया था 2010 में। इसके अलावा अगर पूछा जाए भारत और अमेरिका को लेकर के, तो अमेरिका वर्तमान में सबसे एक मजबूत सैन्य शक्ति मामले में, सैन्य शक्ति के मामले में अमेरिका सबसे टॉप पर है। और भारत किस नंबर पर है, भारत है
4th नंबर पर। और अगर भारत के बारे में पूछा जाए तो अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार यानी ट्रेड पार्टनर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुष्ठ रोग के लिए एक नई उपचार व्यवस्था को मंजूरी दी, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सरकार पाउसी बैसिलरी यानी पीबी मामलों के लिए 6 महीने के लिए 2 दवा की जगह 3 दवा की व्यवस्था शुरू करेगी। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है कुष्ठ रोग एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया के कारण होता है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेप्रेस डिजीज के बारे में बताया जा रहा है। इसके स्टेटमेंट को जरूर ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट काफी यहाँ केवल एक लाइन से भी यहाँ से क्वेश्चन और साइंस सेक्शन में बन सकता है। साइंस सेक्शन में केवल एक लाइन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पाउसी बैसिलरी मामलों के लिए 6 महीने के लिए 2 दवा की जगह 3 दवा की व्यवस्था शुरू करेगी। और ये क्या है? एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है प्लस माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया के कारण यह होता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही हैं। कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा डैश मूल्य की एक व्यवहार्यता अंतर योजना को मंजूरी दी गई है। A 9500 करोड़, B 8500 करोड़, C 7500 करोड़ एंड D 6500 करोड़। इस क्वेश्चन को आप लोग स्किप कर सकते हैं। एनडीए में दोबारा शामिल होने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार को लगातार डैश मुख्यमंत्री पद की शपथ ली 7वें, 8वें, 9वें, 10वें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9वें। ऑस्ट्रेलिया ओपन में अपनी जीत के साथ डैश ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी कौन बन गया है? रोहन बोपन्ना, सुमित नागल, महेश भूपति। इनमें से कोई भी नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा रोहन बोपन्ना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से नया मौसम उपग्रह लॉन्च करेगा। नए उपग्रह का नाम क्या है? इनसेट 3DS, इनसेट 3DR, वीसैट 4DP एंड निसार 3DS। राइट आंसर हो जाएगा इनसेट 3DS। किस प्रकार का उपग्रह है? यह एक नया मौसम उपग्रह है जो मौसम की एक सटीक जानकारी देगा। इसके अलावा इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है, इसरो, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 और इसके अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रणनीतिक व्यापार नियंत्रण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 30 जनवरी को डैश में शुरू होगा। चेन्नई, नई दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। आरबीआई के कार्य समूह ने राज्य सरकारों द्वारा दी गई गारंटी से संबंधित, यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि गारंटी से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए सिफारिशें की। इसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इस कार्य समूह का गठन आरबीआई के द्वारा जुलाई 2022 में किया गया था। सही है। इसने राज्य सरकारों द्वारा दी गई गारंटी के लिए एक समान रिपोर्टिंग ढांचे और एक समान गारंटी सीमा की सिफारिश की। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपका सही है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किन देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवास से तत्काल बाहर निकलने की घोषणा की है? बुर्किना फासो, माली, नाइजर। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा? केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर तो खैर डी हो गया। बट अब हमें समझना है यहाँ पर इकोवास क्या होता है। इकोवास का मतलब होता है पश्चिमी अफ्रीकी राज्य, यानी करीब 15 देश यहाँ हो गए का आर्थिक समुदाय, यानी क्षेत्रीय राजनीतिक, रीजनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन, यानी आर्थिक संघ है ये, जिसने अब यहाँ पर 3 वर्ड दिया है, बुर्किना फासो, माली और नाइजर। इनको बोला जाता है, इन तीनों को सहेल राष्ट्र बोला जाता है। सहेल राष्ट्र मतलब सहारा रेगिस्तान से सटा हुआ जो रीजन होता है उसे क्या बोला जाता है? सहेल राष्ट्र। इसलिए इसको सहेल राष्ट्र कहा जाता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? रजनी सिंह, प्रीति रजक, चंद्रा कोचर, हिमानी शेखर। प्रीति रजक, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन 28 जनवरी को दिल्ली में पीएम मोदी ने किया। फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है, पीएम मोदी ने डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, डिजिटल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए नई द्विभाषी वेबसाइट लॉन्च की। कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल 1, केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। 26 जनवरी 1950 को संविधान का गठन किया गया और उसके ठीक 2 दिन के बाद संविधान लागू किया गया था, यानी 28 जनवरी को। और इसी उपलक्ष्य में हीरक जयंती सेलिब्रेट किया गया। किसके द्वारा? पीएम मोदी ने किया। और उसमें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, डिजिटल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए एक नई द्विभाषी वेबसाइट भी लॉन्च की गई। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा के अनुसार फाइनेंशियल 24-25 में भारत की अर्थव्यवस्था के डैश से बढ़ने का अनुमान है। ए 7.2%, बी 7.6%, सी 7% एंड डी 6.5%। राइट आंसर हो जाएगा सी। और हमारे वर्तमान में देखा जाए तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है?
डी नागेश्वर, डॉक्टर नागेश्वरन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समलेई मंदिर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह शुरू की गई है उड़ीसा में, और उड़ीसा में भी संबलपुर। संबलपुर में एक मंदिर है समलेश्वरी, वो माता का मंदिर है, ठीक है, और यहाँ पर एक समलेश्वरी ट्रेन भी चलती है। ओके, नाउ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की झांकी ने गणतंत्र दिवस पैरेड 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है? संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो राइट आंसर क्या होगा? संस्कृति मंत्रालय। इसकी विशेषता ये थी कि यहाँ पर जो एक 3D कह सकते हैं कि 3D के माध्यम से जो लोकतंत्र है उसे पूरे एंशिएंट इंडिया से लेकर के मॉडर्न इंडिया तक दिखाया गया है। दूसरी इसकी एक विशेषता रही कि हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन की बुक दी गई, यानी संविधान की बुक दी गई। ये मैंने जब क्लास लिया था बाकायदा आप लोगों को इमेज में मैंने दिखाया भी था इसे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्बन बाजार के लिए रूपरेखा और कृषि वानिकी नर्सरी के मान्यता प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया? नितिन गडकरी, किरण रिजिजू, अर्जुन मुंडा, राजकुमार सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुन मुंडा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लघु बाण जातीय द्रव्य योजना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? उड़ीसा सरकार ने लघु बाण जातीय द्रव्य क्रय योजना शुरू की। ओके, या लघु वन उपज MFP के लिए 100% राज्य वित्त पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP योजना है, ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? सही कोड चुने। केवल एक, केवल दो, C 1 और 2 दोनों, D इनमें से कोई नहीं, दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किन राज्यों ने संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल ERCP यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ओके, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? राजस्थान MP, MP UP, राजस्थान गुजरात, गुजरात महाराष्ट्र। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान MP। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नागालैंड के कोहिमा जिले में ऑरेंज फेस्टिवल के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया? 5वां, 6ठा, 4था, 7वां। तो ये हो जाएगा आपका 7वां। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विजय भूषण नाग, विक्रमजीत नाग, राहुल चौधरी, अनिल कुमार लोहाटी। तो ध्यान रखिएगा, अनिल कुमार लोहाटी जो रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और CEO रह चुके थे, इन्हें ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब की गई थी? इन ईयर 1997। डेट पूछे तो 20 फेब को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, जिसमें वर्तमान में अध्यक्ष लोहाटी जी को बनाया गया, अनिल कुमार लोहाटी को। ओके, भारतीय दूरसंचार नियामक। बस इतना ही इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें और एज सच कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024-25 के अंतरिम केंद्रीय बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगले वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय परिव्यय GDP का 3.4% होगा। 40,000 सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही कोड चुने। केवल एक, केवल दो, C 1 और 2 दोनों, D इनमें से कोई नहीं, C हो जाएगा राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा स्टेटमेंट सही है? फाइनेंशियल 2023-24 में औसत मासिक सकल GST संग्रह लगभग 2 गुना होकर 1.66 ट्रिलियन रुपए हो गया है। पिछले 10 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रह 3 गुना से अधिक हो गया है और रिटर्न दाखिला करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ गई है। तो पूछा गया है सही आंसर क्या होगा? केवल एक, केवल दो, C 1 और 2 दोनों, D इनमें से कोई नहीं, C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 24-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 24-25 के लिए भारत का पूंजीगत व्यय 11% बढ़कर 11.11 लाख करोड़ हो गया है। सही कोड चुने। केवल एक, केवल दो, C 1 और 2 दोनों, एंड D इनमें से कोई नहीं, C इसका सही आंसर होगा। और इन्होंने ठीक अपना रिकॉर्ड किसके बराबर बना लिया? तो हमारे पूर्व मंत्री रह चुके हैं मोरारजी देसाई के बराबर इन्होंने अपना रिकॉर्ड को बनाया है। चलिए, अंतरिम बजट 24 वित्त मंत्री ने घोषणा की 24-25 में राजकोषीय घाटा GDP का डैश होने का अनुमान है 4.5%, 5.1%, 5.3%, 6.0%। तो क्या होगा? B इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.1%, 5.1%। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिम बजट 24-25 पेश करते समय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए बयान के अनुसार रूफटॉप सोलराइजेशन से 1 करोड़ परिवारों को हर महीने डैश यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में मदद मिलेगी। 100, 200, 300, 400। तो कितनी यूनिट बिजली फ्री मिलेगी इसमें? 300 यूनिट तक।
सरकार ने सनराइज टेक्नोलॉजी में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए डैश का एक कोष स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। 1 लाख करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख, 50 लाख। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 लाख करोड़ रुपए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिम बजट में सरकार ने घोषणा की कि वह डैश से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन करेगी। वाहनों की बढ़ती संख्या, कीटनाशकों का प्रयोग, तेजी से जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या के परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देख ले, जैसे यहाँ पर नमूना एक कह सकते हैं कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे किया गया, यानी नमूना पंजीकरण जो सर्वे क्या बोल सकते हैं, उसकी समीक्षा वगैरह जो की गई, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया गया कि टोटल जो फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, फर्टिलिटी रेट कितनी बताई गई 2019 में। टोटल फर्टिलिटी रेट 2019 में बोला गया कि 2.1 था, इससे घटकर ये कितना हो गया है 2 हो गया है, ठीक है। दूसरा क्या बताया गया कि 2019 से लेकर 21 तक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे करवाया गया। नेशनल फैमिली यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य हेल्थ सर्वे, है ना, कौन सी थी ये, हेल्थ सर्वे 5, ये करवाई गई, ठीक है। और इस सर्वे 5 के द्वारा ये बताया गया कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2.2 था, जिससे घटकर कितना हो गया 2 हो गया है। और अब वर्तमान में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देखिएगा, बिहार 2.98 है, यूपी का कितना है 2.91, ओके। इसके अलावा बिहार, यूपी हो गया, मेघालय, मेघालय के कितने हैं 2. सॉरी यहां पर गलत हो गया थोड़ा सा, 2.35 होगा यूपी, एंड मेघालय का होगा 2.91, ठीक है। झारखंड का देख लेते हैं कितना है, झारखंड का कितना होगा 2.26 एंड मणिपुर, ठीक है 2.17। यही वो 5 राज्य हैं जिसके TFR मोर देन कितने हैं 2.1 है, जिसके TFR कितने हैं 2.1 से अधिक है, यानी मोर देन है। बस यही वो 5 राज्य है, ठीक है, बस यही 5 राज्य है, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सरकार ने भारत और डैश के बीच में द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर और अनुसंधान को मंजूरी दे दी। ए संयुक्त अरब अमीरात, बी जापान, सी फ्रांस एंड डी इटली। तो राइट आंसर क्या होगा UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जहाज 3 फरवरी को विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया? INS कलवरी, INS सतपुड़ा, INS तलवार, INS संध्याक। तो इसे क्या किया गया, कमीशन किया गया है, और निरूपक को डी कमीशन किया गया है, यानी उसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वाइस एडमिरल अंकित कुमार, वाइस एडमिरल मुकेश कुमार, वाइस एडमिरल वीपी गिरी, वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा लोचन सिंह पठानिया। ये हो गई आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। वन मोर थिंग, मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग लाइव क्लास लेना चाहते हैं रिकॉर्डेड, बट कोई रिस्पांस नहीं आया, तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो मुझे सही लगेगा फिर मैं कर लूंगी। केवल 1 से 2 स्टूडेंट का ही रिप्लाई आया था, अदरवाइज कोई रिस्पॉन्स आई नहीं थी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।